हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखे होंगे। और इसी के साथ हम लोग कर रहे हैं द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2। आज करेंगे सेट नंबर 18। उससे पहले कुछ जानकारियाँ। सबसे पहली जानकारी कि अगर आप मैथ का फाउंडेशन मैथ बैच करना चाहते हैं, वो भी लाइव में, तो डेली हमसे जुड़िए। रात के 9 बजे, 9 से 10 1 घंटे डेली चलाते हैं। 5-6 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और आप जुड़िए, टोटल चैप्टर हम पढ़ाएंगे वहाँ पे। और जिनको भी पीडीएफ का सेट का पीडीएफ चाहिए, वो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जितना भी सेट हम यहाँ करवाते हैं सबका पीडीएफ देते हैं, पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन भी होगा। और जो मैथ में अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आइए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से मैथ में मदद करते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 से करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि दो संख्याओं का योगफल जो है 33 है। दो संख्या अगर a प्लस a है और b है तो उसका जो योगफल है वो 33 है। कहता है कि एलसीएम एचसीएफ 72 और 3 है। मतलब कि जो एलसीएम है वो 72 है और एचसीएफ है वो 3 है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है वही होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। अगर दो संख्या ए बी है, उसको जो गुना करने पे आएगा वही चीज़ एलसीएम एचसीएफ को गुना करने पे आएगा। इस तरीके से एक चीज़ बन के निकला कि ए गुने बी बराबर हो जाएगा 72 गुने 3। तो a गुने बी बराबर 8 गुने 9 गुने 3, 72 3। और a प्लस बी का मान दे रखा है 33। तो अब यहाँ से देखिए a और b का एक ऐसा मान रखिए, सोचिए, जिसको जोड़ने पर 33 आ जाए और गुना करने पे इतना आ जाए, ठीक है। तो हम रखते हैं क्या, देखिए a का मान अगर 8 तिया 24 ले लें और b का मान 9 ले लें तो 24 और 9 जोड़ के कितना आएगा 33। तो हमारा मान परफेक्ट हो गया, है ना। अब गुना करने पे इतना ही चाहिए, तो 24 और 9 रखेंगे तो गुना करने पे इतना आएगा और जोड़ने पे 33 आएगा। तो a b का मान निकल गया। तो कहता है दोनों का अंतर बताइए, 24 9 का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा जी 15। डिफरेंस हो जाएगा 15। आगे प्रश्न संख्या 17 कहता है एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा का 1/8 भाग पैदल, 2/5 भाग साइकिल द्वारा, 1/4 भाग बस द्वारा तथा शेष दूरी वह कार द्वारा तय करता है। यदि कार द्वारा तय की गई दूरी 108 किलोमीटर हो तो उसके कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जगह है 1/8, फिर है 2/5, फिर 1/4 है। तो 8 5 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 8 5 4 का एलसीएम होता है 40। तो हम मान लेते हैं टोटल दूरी 40 है, ठीक है। जिसमें से पैदल चलता है, पैदल कितना चलता है, तो 1/8। तो 40 का 1/8 करेंगे तो 5 चलता है पैदल। फिर कहता है बस द्वारा 1/4, बस द्वारा 1/4, 1/4 करेंगे तो बस द्वारा 10 चलता है। फिर कहता है नहीं, साइकिल भी तो है ना जी, साइकिल भी है। पहले साइकिल ले लेते हैं। साइकिल से कितना चलता है, साइकिल से चलता है 2/5। 2/5 करोगे तो हो जाएगा 5 8 40 और 2 16। फिर चलता है बस से, बस से कितना चलता है 1/4। तो 1/4 करोगे तो 10। और शेष चलता है कार से, तो शेष बचा कितना, 40 में 5 यहाँ और 16 यहाँ, 16 5 21 और 10 31। तो कार से कितना चल रहा है 9। और कार से चल कितना रहा है 108 किलोमीटर, यानी जिसको हम 9 बता रहे हैं वो 108 किलोमीटर है। तो 9 यूनिट बराबर 108 किलोमीटर, 1 यूनिट बराबर 12 किलोमीटर। तो क्या कहता है कुल दूरी ज्ञात करते, यात्रा की कुल दूरी कितना माने 40 यूनिट। तो 1 यूनिट 12, तो 40 यूनिट 12 चौक 48, 480 किलोमीटर कुल दूरी है इसका। प्रश्न संख्या 18 कहता है यदि a का भाग b के भाग का 2/3 और b का भाग c के भाग का 3/4 है तो a अनुपात से ज्ञात करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे a b c। कहता है जो a का भाग है b का 2/3, b का 2/3, 2/3 किसका b का। तो a का मान डिपेंड करता है b पे, तो हम मान लेते हैं b का मान है 3,
तो ए का मान कितना होगा, तो 3 का 2/3 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से कहता है बी का भाग सी का 3/4, तो 3/4 बी का डिपेंड कर रहा है सी पे, तो सी का मान लेते हैं 4, तो बी का कितना हो जाएगा 3, तो सी का अगर 4 मान ले तो बी का कितना हो जाएगा 3, है ना जी। देखो बराबर है 3 बी का वैल्यू, तो 2:3 और 4, तो ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, ए का मान 2 और सी का वैल्यू 4, तो 1:2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कहता है कोई निश्चित धनराशि 3 और 5 के अनुपात में पी और क्यू 2 व्यक्तियों में विभाजित की जानी है, परंतु इसको 2-3 के अनुपात में विभाजित किया गया, जिससे क्यू को 10 रुपये की हानि हुई। देखिए पी है क्यू है, कहता है देना था कितना, इसको 3 रुपया देना था, इसको 5 रुपया देना था, इस अनुपात में बांटना था, लेकिन उसने किस अनुपात में बांट दिया, 2:3 में। देखो मान ले जाए आपको हमने कुछ पैसा दिया और कहा कि पी और क्यू को बांट दो, किस अनुपात में, 3 और 5 के अनुपात में, तो इसको 3 दीजिएगा, इसको 5 दीजिएगा, तो कुल कितना हो जाएगा 8। आपने क्या किया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो कुल कितना हो गया 5। अब देखिए यहाँ पैसा है 8, यहाँ है 5, गलत बात है, बराबर, हम तो धनराशि आपको जो भी देंगे फिक्स देंगे, तो वो बराबर होनी चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें 8 से गुना करेंगे। जब यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, यहाँ 8 से गुना किए तो यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, कोई दिक्कत। कहता है जिससे क्यू को 10 रुपये की हानि हुई। देखो पी को पहले मिल रहा था 15, अब मिल रहा है 16, तो इसको तो फ़ायदा हो गया है ना, अनुपात बदलने से इसको फ़ायदा हो गया। क्यू को पहले मिल रहा था 25, अब मिल रहा है 24, तो देख रहे हैं 1 का हानि हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, और लॉस हो कितना कर रहा है 10 रुपये का, तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपया। तो कहता है राशि क्या है, तो राशि हमने क्या माना 8×5 = 40, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 8×5 = 40 यूनिट बराबर, तो 40 × 10, तो कितना पैसा था 400 रुपया था भाई। प्रश्न संख्या 20, उम्मीद करते हैं कि आप लोग डिटेल मेथड में कर लेंगे। आज इसका एक शॉर्ट मेथड सीखते हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड है। कहता है एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, इसमें से 8 छात्र जिनकी ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं और उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिसकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है आ जाते हैं। तो अब कक्षा के छात्रों की नई औसत क्या है। देखो भाई 142 सेंटीमीटर वाला गया, अगर 142 सेंटीमीटर वाला ही आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात जान लीजिए। लेकिन गया 142 का और आया 147 का, मतलब हर व्यक्ति का 5 सेंटीमीटर का जो हाइट है वो बड़ा है। और कितना आदमी का बड़ा है, 8 गो गया 8 गो आया, तो एक आदमी पर 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 8 आदमी पर कितना बढ़ जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर। और ये 40 सेंटीमीटर अब कहता है औसत में, औसत क्या होगा, नई औसत। तो देखो औसत में वृद्धि होगा 40, लेकिन ये 40 सेंटीमीटर टोटल का हाइट है, औसत नहीं है। औसत में हम औसत जोड़ते हैं, तो 40 भाई सेंटीमीटर सब पे जाके कैलकुलेट होगा, सब पे मतलब जितना विद्यार्थी है, और सब विद्यार्थी है कितना 40, अरे 40 था, 8 गया, 32 बचा, फिर 8 आ गया, फिर 40 हो गया। तो ये 40 जो है 40 आदमी पे डिवाइड होगा, तो एक आदमी पर 1 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी हो जाएगा। मतलब पहले अगर इसका एवरेज था कितना था जी 145 सेंटीमीटर, अब 1 बढ़ जाएगा, तो अब एवरेज हो जाएगा 146 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न संख्या 20 हो गया। 21 कहता है 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3/4 गुनी थी। देखिए राम है और श्याम है, भाई ये राम है और ये श्याम है, और ऊपर लिख दे, रहने देते हैं, चलो थोड़ा लिख देते हैं जी, ये राम है श्याम है। मान लेते हैं राम और श्याम की प्रेजेंट टाइप कुछ है यहाँ पे, पता नहीं क्या है। कहता है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले कितना था, श्याम की आयु राम की 3/4। देखो 3 ध्यान रखना भाई, 3/4 किसका आयु किसका, तो श्याम का राम का, श्याम का आयु किस पे, राम से। तो राम का आयु अगर 4 मान लें
तो श्याम की आयु कितना हो जाएगा 3। अब कहता है अब से 4 साल बाद ही, प्रेजेंट से 4 साल के बाद श्याम की आयु राम की आयु की, तो श्याम का आयु डिपेंड करता है राम पर, कितना है 5/6। तो राम का उम्र अगर 6 है तो श्याम का उम्र कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो डिफरेंस, तो 6 और 4 का डिफरेंस 2 होगा, 5 और 3 का डिफरेंस 2 होगा, यानी डिफरेंस कितना यूनिट हो रहा है 2 यूनिट। और डिफरेंस है कितना का, तो यहाँ से देखो 4 साल पहले और यहाँ से 4 साल बाद, कुल 8 साल का डिफरेंस है। तो 2 यूनिट बराबर 8 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष। तो कहता है श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, श्याम की यहाँ पर उम्र कितना होगा, तो 1 यूनिट 4, तो 3 यूनिट 12 साल उम्र कब है इसका 4 साल पहले, और वर्तमान पूछ रहा है तो 4 साल इसमें जोड़ेंगे तो श्याम का उम्र हो जाएगा 16 वर्ष। प्रश्न संख्या 22 आते हैं। अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है। कहता है 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच का अंतर 2507 है। 2 पूर्णांक संख्या है, तो हम मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरा y है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है जी 2507। यहाँ से एक चीज़ कंफर्म मानिए कि x बड़ा होगा y छोटा होगा, तब ना बड़ा से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा जी। हाँ, कहता है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, देखो बड़ी संख्या कौन है x को भाग देना है छोटी संख्या 22 है, तो क्या होता है, तो भागफल 9 आता है, भागफल 9 आता है, और शेषफल कितना होता है, शेषफल 11 होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा 9y + 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम क्या करो भाई, पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या है x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें y को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे, तो यहाँ से देखो इसको इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, y बराबर हो जाएगा x - 2507 y का वैल्यू। तो x का x रख दो 9 और y का वैल्यू रख दो x - 2507 + 11 का 11। ठीक है, गुना कर दो, x बराबर 9x - 7 9 63, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 3 18 4 22 और +11। कोई दिक्कत है, ये आके इधर घटेगा तो x में से 9x जाएगा तो -8x, और इतना में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा 22,552 बचेगा, ये भी माइनस में बचेगा। कोई दिक्कत, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 से भागा दोगे तो भागा दे दो, 8 दूनी 16, 16 6 22, 6 और 5 65, तो 8 ही 8 64 है, बचेगा 1 और 5, 8 एकम 8, 8 9 72, 2829, यही आपका उत्तर होगा। अब एक प्रश्न लिख लेते हैं भाई। देखो जी, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, उसमें सबसे पहले भागा का काम करेंगे। तो भागा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। ठीक है, अब पहली ब्रैकेट यहाँ से, अब देखो ये दोनों पहले गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 12, 84 में भागा देंगे 12 से, तो 12 84, 7 यहाँ है -7। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पे है 245 - 135 माइनस। ठीक है, अब देखो 245 - 135 माइनस, इस 7 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, तो क्या बचा 245, अरे भाई ठीक से लिखा, और -135, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 110 उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 24, अच्छा प्रश्न है, हल्का है। कहता है 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 6 14 और 28 से कटता है। 6 14 और 28 से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, लगा दो 14 बार में, तो 14 एकम 14, तो 14 दूनी 28, फिर लगा दो 2 बार में, 2 तिया 6। अब यहाँ से हमारा एलसीएम बनेगा 14 दूनी 28, 28 तिया 84। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 500 से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। तो भाई ऐसा करो ना, तुम 84 से भागा दे दो 500 में। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कई बार में लगाओगे 8 7 56, नहीं 7 बार में नहीं, 8 6 48, नहीं 6 बार में भी नहीं लगेगा, तो
तुम इसको 5 बार में लगा दो तो 8×5 = 40, 420 बनेगा। तो बच कितना रहा है शेषफल 8, 80। शेषफल क्या बचा 80। अब देखना एक चीज़, थोड़ा सा छोटी सी चीज़ सोचना आप लोग कि 80 बच रहा है ना। किस जब 500 में भागा दिए तो 80 बच रहा है। अगर ये 80 हम कम कर दें 500 में तो क्या बचेगा 420। और जो 420 होगा वो 84 से कटेगा, और जो 84 खुद है 6, 28 और 14 से कट रहा है। देखो इन तीनों से कट रहा है 84 और 84 से कट रहा है ये, मतलब 420 एक ऐसी संख्या है जो 500 के छोटा है और 5 सबसे बड़ा है जो तीनों संख्या से कट रहा है। आगे मिटा ही लेते हैं भाई। देखो कहता है अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे पहले ये चुनना है। तो हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ 1 का डिफरेंस। तो यहाँ देखो डिफरेंस सबसे कम है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी यही होगी। सबसे बड़ा संख्या 21/22 होगा। ठीक है, इससे छोटा कौन होगा, तो इससे छोटा कौन होगा। देखिए दोनों में डिफरेंस 4 का है। अब क्या करें सर, अब दोनों में डिफरेंस जब 4 का है तो देखो ऊपर 7 है नीचे 16 है, तो कौन बड़ा है, यही बड़ा है, तो यही बड़ा होगा 16/20, फिर लास्ट में 7/11 है ना। ये हो गया अवरोही क्रम। ध्यान रखिएगा डिफरेंस जितना कम होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। डिफरेंस बराबर हो तो जो बड़ी रहेगी वो बड़ी होगी, जो छोटी रहेगी वो छोटी होगी। प्रश्न संख्या 26 रुको लिख लेते हैं जी। देखो जी 999 पूर्णांक 1/7 फिर 2/7 है ना, योग पूछ रहा है, सम जोड़ना है। देखो 999 1 2 3 4 5 6 बार, तो 999 और गुने 6 कर दो, 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 छक 54 5 59 के 9 बाकी 5, 9 छक 56 5 59। अब सर 1/7 2/7 इसको अलग लिख लो, 1/7 जोड़ 2/7 जोड़ 3/7 जोड़ 4/7 जोड़ 5/7 और जोड़ 6/7, इस सबको अलग जोड़ लो तो एलसीएम 7 हो जाएगा। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, इसको जोड़ो 6 5 11 4 15 और 6 21, तो ऊपर हो जाएगा 21/7, काटोगे तो 3, ये भी तो जोड़ में जाएगा तो 3 इधर जोड़ दो, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 5 9 9 7। प्रश्न संख्या 27 कहता है भाई, क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो योग नहीं, जब किसी संख्या को 119 से भागा देते हैं तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। कोई संख्या है उसको हमने भागा दिया 119 से, कोई संख्या होगा, ठीक है, तो शेषफल 19 बचता है। तो भाई शेषफल 19 बचता है तो यहाँ कुछ ना कुछ भागफल होगा, तो मान लीजिए हम 0 बार में लगाए होंगे, ठीक है, तो 119 गुने 0 करेंगे तो 0 घटाए होंगे, तो कितना में से 0 घटाएंगे 19 बचेगा, तो 19 में से 0 घटाएंगे तो वो संख्या कितना मिला 19। अब कहता है इसी संख्या को मतलब 19 को भागा दीजिए 17 से, तो शेषफल कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, जाहिर सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न संख्या 28 अच्छा है, कहता है दो संख्याओं का योग, मान लेते 2 संख्या ए बी है तो योग है कितना 75 और दोनों का डिफरेंस है 25, ठीक है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो यहाँ से एक बार जोड़ दो दोनों को, तो a + a 2a हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जुटेगा तो हो जाएगा 100, a बराबर हो जाएगा 50। जब a बराबर भाई 50 है, दिख रहा है जी, तो b बराबर क्या होगा 25, तब ने 50 और 25 जोड़ेंगे तो 75 होगा जी, डिफरेंस करेंगे तो 25 होगा जी। तो कहता है दोनों का गुणनफल निकालो, यानी 50 गुने 25 तो 1250 हो जाएगा। देखिए हमने इसको नहीं मिटाया क्योंकि प्रश्न संख्या 29 में इसका यूज है। अब क्या यूज है आइए समझते हैं। कहता है जब 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भागा दिया जाता है, कोई संख्या है कुछ होगा 10 20 50 60 भगवान जाने क्या है, जब उससे हम भागा देते हैं 200 को तो शेषफल 8 आता है। मान लेते हैं कोई संख्या है x बता रहा है, कहता है इससे आप भागा दीजिए 200 में, ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा,
तो शेषफल 8 आ रहा है भाई। तो घटाने के बाद 8 बच रहा है, मतलब यहाँ कितना होगा 192, तब ना 200 में 192 घटाएंगे तो 8 बचेगा जी। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि जो भी संख्या होगा, x का जो भी मान होगा उससे 192 कटेगा। x का जो भी मान होगा उससे 192 कटेगा। क्यों? क्योंकि 192 आया कैसे? 1 से भागा दिए तब तो आया है। हम लोग ऐसे ना भागा बनाते हैं। यानी जो भी x का मान होगा वो 100, जो भी x होगा वो 192 को काट देगा। तो देखते हैं, अब 1 से चलते हैं। क्या 1 से काटेंगे तो 192 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। 3 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो कटेगा है? हाँ, 4 से कटेगा। 4 16 4 32, 4 से भी कटेगा। 5 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 8 से भी कटेगा। 9 से नहीं, 9 से कटेगा। 9 दिन 18 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से कट जाएगा। ठीक है। हाँ, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, तो 16, हाँ 16 से कट जाएगा। 17, 18 से नहीं कटेगा। 19, 20 नहीं कटेगा। फिर कटेगा 24 से, फिर 26, 27, 28, 29, 30 नहीं कटेगा। 32 से कटेगा है, काट के देखो 32 से, तो 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32। हाँ जी, कट जाएगा जी। 32 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 32 से भी कटेगा। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 नहीं कटेगा। 48 से, 48 से कटेगा। काट के देखो तो 192 भागा 48 है, तो 12 चौका 48, 12 एकम 12, 7 2 6 72। हाँ जी, कट जाएगा 4 बार में। तो कितना से कट रहा है? 48 से कट रहा है। और किससे कटेगा? 49, 50 से नहीं, 51, 52 से नहीं, 53, 54 नहीं। 3 से काटोगे तो 3 6 18, 64 से कटेगा। फिर किससे कटेगा? तो कटेगा 2 से भागा 2, तो 2 9 18, 2 6 12, 96 से कटेगा। और किससे कटेगा? खुद 192 से कटेगा। यानी जो हमने ये क्या निकाला? तो ये निकाला 192 का गुणनखंड। 192 किससे किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरीके से इतना संख्याओं से कटेगा। तो कहता है x का मान, कितना मान संभव है, कै गो? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना शेषफल के बारे में। आप लोग भी जानते हैं कि जब भी हम भागा देते हैं भाई, तो शेषफल जो होता है भाजक से कम होता है। नहीं समझे बात को? देखिए, जब भी हम भागा दिए, मान लीजिए हमने 8 से भागा दिया कितना में? 20 में। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं? 8 दूनी 16, कितना बचा? 4। तो शेषफल क्या बचा? 4। 4 क्या 8 से कम होगा? कोई लड़का ऐसे करता है, 8 से भागा देता है ऐसे 20, 8 है कम, 8 लगा दो जी, घटाओगे तो 12। तो क्या ये सही है जी? गलत है। क्यों? क्योंकि जो शेषफल होगा भाई वो कभी भी भागफल से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो शेषफल 8 है, तो जो भी भाजक होगा, देखो शेषफल 4 है तो भाजक क्या है? 4 से बड़ा। तो जब शेषफल 8 है तो जो भी भाजक होगा वो 8 से बड़ा होगा। यानी ये सब संख्याएं तो हो ही नहीं सकती। तो ये सब संख्याएं हो सकती है। इनकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी संख्या कितनी है? तो भाई इसकी संख्या है 8। x की कितनी संख्याएं संभव है? तो 8 वैल्यू संभव है। प्रश्न संख्या 30 कहता है 2.4 और कितना 0.36 और कितना 7.2 का HCF ज्ञात करो, है ना, महत्तम समावर्तक। इसको हम लिखेंगे 24/10, इसको लिखेंगे 36/100, इसको लिखेंगे 72/10। अब हमको क्या चाहिए? HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? तो ऊपर वाले का HCF क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को काटते। तो देखो 12 ऐसी संख्या है जो 12 से 24 भी काटता है, 36 भी काटता है, 72 भी काटता है। तो 12 और नीचे वाला का LCM करोगे 100 10 और 100 का, सॉरी 10 100 10 का, तो LCM हो जाएगा 100, भागा दोगे तो 0.12 आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 28 को जी 46 नंबर करते हैं मिटा के। देखो जी प्रश्न संख्या 46 कहता है 11 परिणामों का औसत 78 है। भाई जब 11 परिणामों का औसत 78 है तो योगफल कितना होगा? गुना करेंगे
तो 8 7 15 7 1 8, योगफल हो गया 858। अब कहता है प्रथम 5 का औसत 72 है, प्रथम 5 का औसत 72, तो योगफल कितना हो जाएगा 360। और अंतिम 7 का औसत 84 है भाई, 7 का औसत 84 है, तो 7 चौके 28, 56 2 58, ये दोनों को जोड़ दो, 8 8 6 14, 5 3 8 1 9। ठीक है, ये देखना, ये 7 और 5 12 का हो गया और ये 11 का है, तो ये 12 में से 11 घटा देंगे 858, तो जो बचेगा ये 7वां संख्या हो गया। इसका एक छोटा ट्रिक भी है, जब तुम लोग को वर्षा एवरेज पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे, अभी बताएंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम अभी तुम लोग को नहीं बता रहे हैं। हम एवरेज पढ़ाएंगे ना तभी समझ में आएगा। तरीका और है मेरे पास, लेकिन नहीं बताएंगे। कहता है एक वस्तु को, नहीं, प्रश्न संख्या 47, 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो हम मान लेते हैं कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है। तो कहता है 17 गेंदों को बेचने पे, तो 17 गेंद को बेचने से पहले हमें 17 गेंद खरीदना होगा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा? 17 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक का क्रय मूल्य 100 रुपया, 17 का क्रय मूल्य 17 100 रुपया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है 17 गेंद को हमने बेचा कितना में? 840 में। तो देखो कहता है बेचा 840 में, अब बेचने पर क्या हुआ? 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि। तो भाई हमने खरीदा 17x में, इसको बेचा हानि में, तो हानि कितना है? 5 गेंद के क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य x, तो 5 गेंद का क्रय मूल्य 5x। तो हमने क्रय मूल्य से हानि को घटाया तो क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है कितना? 840 रुपया, और घटाएंगे तो 12x, तो x बराबर 70। तो कहता है एक गेंद का क्रय मूल्य, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ही तो माने थे x बराबर आ गया 70 रुपया। कहता है एक वस्तु को 45,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखो तो उसे कितना में बेचना चाहिए कि उसे 15% का लाभ हो? देखो तरीका तो बहुत है, एक तरीका हम बना दे रहे हैं आसानी से। 48 मान लेते हैं वस्तु को खरीदा होगा x में, उसको बेचा 10% हानि पे, 10% बराबर 1/10, मतलब 10 में 1 का हानि। तो ऐसे समझो, एक वस्तु को x में खरीदा और 10% के हानि में बेच रहे हैं, तो बेचेंगे कितना में? 90% में, तो 90%, और कितना में बेच रहे हैं? 45,000 में। 0 से 0 कट गया और 9 से काटेंगे तो 9 बचे 45, तो x बराबर क्या हो गया? 500 पर 2 0, 50,000, यानी इसको हमने खरीदा कितना में? 50,000 में। अब कहता है 15% के लाभ लेना है, तो विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य, तो भाई 50,000 में तो हमने खरीदा था, 15% के लाभ लोगे तो 115% हो जाएगा, काट दो, तो 575 पर 2 को 0, 57,500। 49 नंबर प्रश्न कहता है एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं का लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कोई दिक्कत? तो CP/SP बराबर हो जाएगा 15/20। 15 में खरीद के 20 में बेचोगे तो फ़ायदा कितना का? 5 का फ़ायदा। 5 का फ़ायदा कितना पे? 15 पे, तो 100 पे कितना? तो 5 तिया 15, 1/3 गुने 100 कितना होता है? बताए थे 33.1/3% या फिर 33.3333%। दोनों में से जो भी है सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 50 कहता है 5,000 रुपया के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए भाई सबसे बड़ी बात, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल में 10% लग रहा है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 30%। ये हो गया साधारण ब्याज की बात। अगर जब CI की बात करें तो वो कितना होगा? तो देखो 10% 3 बार लग रहा है, तो हम 10% ऐसे निकालेंगे, पहला साल भी 10%, दूसरा साल भी 10% और तीसरा साल भी 10%। 2 को मिला के 1 बनाओगे तो फार्मूला है x + y + x गुने y/100, मतलब x + y + x गुने y/100 कट जाएगा, तो 10 10 20 और 1 21%,
और ये 10%। इसको x मानो, इसको y मानो, तो दोनों मिला के बनाओगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे 100। तो 21 10 31, ये कट जाएगा तो बचेगा 2.1, तो 31 और 2 33.1। ठीक है, तो हमारा जो CSI है वो 30% है और जो CI है वो 33.1% है भाई, 33.1% है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालोगे तो 3.1% का। तो जो डिफरेंस है यही तो निकालना है। ये 3.1% होगा किसका, तो मूलधन का। तो मूलधन है 5000 का 3.1% हटाओगे बट्टे 100 दशमलव हटाओगे तो 10 और एक कट गया, तो 31 बचे 155 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। चलो आगे का प्रश्न कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं है जी। कहता है उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं का कितना हो जाता है। तो देखो 1 4 6 4 1 14,641 हो जाता है, 1441 होता है 10,000। देखो सिंपल सी बात भाई, हो जाता है स्वयं का, तो जो होता है वो मिश्रधन होता है और स्वयं का मतलब मूलधन का, स्वयं मतलब मूलधन का। तो नीचे वाला अगर मूलधन है तो ऊपर वाला क्या होगा, मिश्रधन। और हम जानते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर n होता है। ठीक है, इधर जाएगा P तो हो जाएगा A बटे P बराबर 1 प्लस R बटे 100 के पावर n। A का मान वही है सेम टू सेम, A बटे P, तो 14,641 बटे 10,000। इसको 11 इसको 10 के पावर हम 4 लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, कौन सी दे रखा है जी, देखने तो 4 वर्ष के लिए समय, तो 4 वर्ष दे रखा है जी। समय 4 वर्ष दे रखा है तो यहाँ 4 कर दो, है ना। अब क्या होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 11 बटे 10, ये एक आएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर R बटे 100। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बटे 10 बराबर R बटे 100 कट गया, तो R बराबर हो जाएगा 10%। रेट कितना है, 10%। 51 हो गया। 52 कहता है 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति 10 घंटा काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, यही लगता है फार्मूला। ठीक है, कहता है 48 व्यक्ति, तो M माने मैन 48 व्यक्ति कितना दिन पर घंटा काम करेगा, 8 घंटा, तो 8 से गुना कर दो। काम कई दिन में कंप्लीट हो रहा है, 25 दिन में। कहता है कोई काम है, तो कोई काम मान लेते हैं एक है, तो कहता है इसी एक काम को, काम आज भी वही है, W1 W2 बराबर है। 15 व्यक्ति 10 घंटा पर दिन करके पर डे करेगा तो कई दिन में होगा, तो हमने मान लिया D दिन में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, काट दो भाई। देखो काटो, कैसे काटोगे, 25 से काटोगे 25 छक्का 150, 6 से काटोगे 6 8 48, तो D बराबर हो जाएगा 8 8 64 दिन का समय लग जाएगा। प्रश्न संख्या 53 कहता है 2 से बड़ा और 30 से छोटा ऐसी कितने संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है। तो वो केवल एक और स्वयं से करता है उसको अभाज्य संख्या बोलता है। तो 2 और 3 के बीच में अभाज्य संख्या पूछ रहा था, कौन है, तो 3 है, 4 नहीं, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 14 15 16 नहीं, 17 है, 18 नहीं, 19 है, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 है, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 है। तो कई गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं ऐसी है। देखो
कहता है एक संख्या का 1/4, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। कहता है 1/4, तो मान लेते हैं पहली संख्या है 4x, तो इसका जब 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा x। दूसरे का 3/8 के बराबर है, दूसरी संख्या मान लेते हैं 8y, तो इसका जब 3/8 करोगे भाई तो होगा 3y। तो कहता है एक संख्या का 1/4 जो x है दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है, यानी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, पहली संख्या है क्या 4x, कहता है इसमें तुम 30 जोड़ दो, तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। दूसरी संख्या कितना है 8y, तो कहता है ना ये जो है ना इसके 6 गुने के बराबर है। अच्छी बातें हैं। तो पहली संख्या ज्ञात करो, यानी 4x का मान पूछ रहा था, हमें x का मान ज्ञात करना होगा। तब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, क्या कर सकते हो, x का मान पुट कर दो यार, क्या करोगे। x का मान 3y, तो 4 और x का मान है 3y प्लस 30 बराबर 6 48y, 4 तिया 12y प्लस 30 बराबर 48y, तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 घटेगा 36y, तो y बराबर हो जाएगा 30/36 है ना, यानी 6 5 30 और 6 6 36, y बराबर हो जाएगा 5/6। तो x का वैल्यू निकालो यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y, 3 का 3 और y का मान 5/6, तो हो जाएगा x बराबर 5/2। तो कहता है पहला संख्या ज्ञात करो 4x, तो 4 और x का मान है 5/2, 2 से काटोगे 2 बार में तो 10, पहली संख्या हो गई 10। दूसरी संख्या पूछेगा तो 8y, तो 8y का मान पता है हमको, निकाल लेंगे। अब अंतिम प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का मान 3/4, मिटा लेते हैं तब बनाते हैं। मान लेते हैं कोई भिन्न है x/y, कहता है इसके अंश में 6 जोड़ो, तो अंश में जब 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा x + 6/y। तो कहता है भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का मान 3/4, अगर इसमें इतना जोड़ोगे ना तो 3/4 बढ़ जाता है, मतलब 3/4 निकालोगे xy का तो हो जाएगा 3x/4y, मतलब समझो, यही बात, यही मेन किरपाट की हुई है, बाकी सब ठीक है। पढ़ते हैं दोबारा, प्रयास करते हैं। कहता है यदि भिन्न है x/y, कहता है इसमें जोड़ दो अंश में 6, तब क्या बन जाएगा, इतना बन जाएगा। तो ऐसा जोड़ने के बाद क्या होता है ना, जो भिन्न है x/y इसमें बढ़ जाता है 3/4, तो इसका 3/4 हो जाएगा 3x/4y। भिन्न में जब इतना जोड़ दिए तो भिन्न का इतना बढ़ गया तो बढ़ा दिए, तो x + 6/y बराबर हो जाएगा 4y। तो यहाँ से y से भागा देंगे तो 4x + 3x बराबर हो जाएगा 7x/4y। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो ध्यान से देखना, x + 6/y बराबर 7x/, y से y कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा 4x + 4 6 24 बराबर 7x, जाके घटाओगे तो बचेगा 3x बराबर 24, तो हो जाएगा x बराबर 8। ठीक है, अब क्या कहना है भाई, तो भाई का पूछना है भिन्न का अंश ज्ञात करो। भाई तो भिन्न का अंश है कितना, x का वैल्यू 8 आ गया, आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया। पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। ठीक है, ऐसे हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन डाउट है, कुछ भी एनीथिंग एल्स if you want to say in this video about this video for this video, then you can comment. Okay, thank you, bye.